गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें आप भारतीय इतिहास की जानकारी लेंगे। वह जानकारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार होगी। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं भारतीय इतिहास की ओर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात की जाए तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में पूछा जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की चर्चा की जाती है। प्राचीन भारत जो आपका स्टार्ट करेंगे हम आज, वो स्टार्टिंग से हम प्रारंभ से उस तरीके से समझाते हुए चलेंगे जिससे कि आपको कोई भी सन, कोई भी डिटेल बार बार याद करनी ना पड़े। एक के बाद एक कंडीशन को हम आपको समझाते हुए चलेंगे, कैसे प्राचीन भारत की स्टार्टिंग हुई होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राचीन भारत से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो भारत में जो सबसे पहले अगर किसी चीज का विकास पूछा जाता है तो हड़प्पा से सभ्यता से आपकी स्टार्ट होगी। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे, कैसे कैसे ये प्रारंभ हुई होगी, कब इसका अंत हुआ होगा, इसके अंत होने के क्या कारण रहे होंगे और प्रारंभ में हमने इसे किस तरीके से गिना होगा। तो आज बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा क्या एक हड़प्पा था, क्या सभ्यता थी, दोनों में क्या मिलाप रहा होगा, किस तरीके से किस नदी के पास ये पाई गई होगी और यहाँ लोगों का जीवन किस तरीके से चलता होगा, क्या लोग वहां पर व्यापार किया करते थे, उनका क्या पहनावा रहा होगा, कैसे कैसे उनके मनोरंजन रहे होंगे, उनके अंदर के मकान क्या रहे होंगे, नगरीकरण सभ्यता थी अगर तो नगर किस तरीके से रहे होंगे, क्या ये विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता गिनी गई और विश्व में अगर पुरानी सभ्यता गिनी गई तो ये इसका क्या कारण रहा होगा, क्या भारत में और देश भी आकर उस समय व्यापार किया करते थे या भारत का समय उस समय व्यापार करने के लिए भारत भी कहीं दूसरे देशों में जाया करता होगा। तो ये सभी चीजों को आज हमें सीखना होगा, पढ़ना होगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो किताबों के जरिए से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता आपकी, हड़प्पा सभ्यता 2350 बीसी से स्टार्ट हुई होगी। जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2350 साल पहले, वर्ष पहले ये स्टार्ट हुई होगी और लगभग 1750 में जाके जो अंतिम हमें परिणाम मिले होंगे तो उससे हमने आइडिया लगाया होगा, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर हमने आधार पर आइडिया लगाया होगा, उसका हमें ये ज्ञात होता है कि उसके अंत लगभग 1750 बीसी में जाकर उसका अंत हो गया होगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए, हमने बोला आपको हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा एक आपका एक गांव का नाम है जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। पहले पाकिस्तान भारत का ही एक क्षेत्र रहा होगा, भारत का ही एक आपका एरिया है। ठीक, पाकिस्तान देश आजादी होने के बाद अलग हो चुका है, बट उस समय जबकि हम बात कर रहे हैं 2350 बीसी की, तो उस समय ये भारत का एक हिस्सा रहा होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हमने बोला हड़प्पा, हड़प्पा एक गांव है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। सभ्यता, सभ्यता का मीन हो गया सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन का मतलब हो गया एक ऐसे तौर तरीके जहाँ पे बोलचाल की भावना हो, जहाँ पर पहनावा हो, खान पीन की व्यवस्था रही हो, आपका रहना खाना पीना पहनावा व्यापार सोच भाषा, ये सभी चीज मिलकर एक सभ्यता का विकास करती हैं। तो आपको हड़प्पा सभ्यता का मीन पता चला गया होगा। अब हम सबसे पहले अगर आइडिया लगाएंगे तो ये आइडिया लगाएंगे भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे माना जाता है, हमें कैसे पता चला होगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, जब अंग्रेज भारत में आए हुए होंगे, जब अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा होगा, तो उस समय जो टाइम पीरियड हम आपका सबसे पहली बात बता रहे हैं, तो टाइम पीरियड चल रहा होगा वो समय पीरियड रहा होगा आपका लगभग सन 1826 का समय। 1826 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उस समय भारत में ये बात उठी होगी बहुत जोर शोर से कि एक भारत में एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम हड़प्पा है, और वहां पर लोग बाग जब खुदाई करते हैं या अपने मकान बनाते हैं या रहन सहन के लिए उन्हें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो जब खुदाई करते हैं तो वहां से पकी हुई ईंटें मिल रही हैं हमें, तो ईंटें जो मिल रही हैं उसके कारण वो लोग वहां पे खुदाई करते होंगे। समय था आपका 1826 का, और उस समय अंग्रेज सरकार भारत में रहा करती होगी, और भारत पर जो जिस अंग्रेज का उस समय जो अधिकार रहा होगा उसका नाम है चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन के समय में ये बात उठी होगी कि हड़प्पा नामक स्थान पर कोई ईंटें वगैरह निकल रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में इस सभ्यता को सबसे पहले कब देखा गया, तो 1826 में। समय था उसका चार्ल्स मैसन का 1826।
इनके पास तक बात पहुंचेगी, मगर इन्हें कोई भी जो है भारत से इस तरीके का लोभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल भारत को एक तरीके से अपने व्यापार की दृष्टि से देखा करते थे, भारत को लूटने की दृष्टि से देखा करते थे अंग्रेज। इन्होंने कोई भारत पर काम नहीं किया। उस समय 1826 की बात कर रहे हैं, उस समय कोई काम नहीं किया, केवल सुना और सुनने के बाद इस चीज को दरकिनार करते हुए समय बिता दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। समय आ गया आपका 1853 का। 1853 ईस्वी में अगर बात की जाए तो उस समय लॉर्ड डलहौजी का जो समय रहा होगा, और लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप समझते होंगे, ये वो समय रहा है जिस समय भारत में रेल का विकास हुआ होगा। तो जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही होंगी तो दूसरी बार भारत में देखा गया कि जब रेल की पटरियां बिछाते समय, खुदाई के समय वहां पर फिर से पकी हुई ईंटें या दीवारें या कच्ची ईंटें वगैरह हमें चीजों को देखने को मिला, जिसमें केवल ईंटें ही नहीं, ईंटों के साथ साथ बहुत सारी और चीजें जैसे कंकाल हो गया, कपड़े हो गए, उनके दैनिक उपयोग की जो उस समय की वस्तुएं रही होंगी वो रही, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से मिलने लगी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के कानों तक ये बात आती है, परंतु ये भी इस बात को किसी भी तरीके से डिटेल में नहीं सोचेंगे। समय बीतता चला जाएगा, इन्होंने भी कोई ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद आपको समय ध्यान रखना है, 1861 का समय आ गया होगा भारत में, और 1861 में जाकर आपने एक नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुन रखा होगा आपने। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय, अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में पुरातत्व विभाग की नींव रख चुके थे वो। तो 1861 में पुरातत्व विभाग की नींव रखी गई होगी। किसने रखी है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने रखी है, जिसे 1906 में जो है स्थायी रूप से भारत में प्रमाणित किया गया है। स्थायी रूप दे दिया गया होगा, स्थायी संस्था बना दी गई होगी ये, जिसका नाम रहा होगा भारतीय पुरातत्व विभाग। अब भारत पर खुद का एक विभाग हो गया था जो भारत का था। अब आगे जब समय बीतता चला जाएगा तो फिर से एक बार कंडीशन आएगी 1921 की, और 1921 में फिर जोरों से जो है ये बात उठेगी कि भारत में हड़प्पा नामक स्थान पर बहुत सारी ऐसी चीजें निकल रही हैं जिनका अंदाजा लगाना बहुत ही दुर्लभ है कि ये चीजें कहाँ से आई होंगी। तब भारत में 1921 में जाकर जब तक पुरातत्व विभाग जो था बहुत ज्यादा कार्य करने लगा होगा, और ये अपने जितने भी औजार वगैरह इनके पास रहे होंगे, एक सुई से लेके फावड़ा तक, एक हसिया से लेके तमाम तरह के औजारों को लेकर ये वहां पहुंच जाते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करी जाए, मैं आपको यहाँ पे मैप के जरिए से बता रहा हूं कि अगर ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत के पाकिस्तान के उस ओर जब सिंधु नदी जाती होगी तब 1921 की बात हो रही है। वहां पर किसी एक प्लेस पर सिंधु नदी के पास एक बिंदु पर यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान रहा होगा, और वहां पर हड़प्पा की खुदाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि खुदाई कब हुई, तो हड़प्पा की जो खुदाई होना स्टार्ट हुई है वो 1921 में स्टार्ट होगी। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई होगी 1921 की। इस खुदाई का कोई ना कोई एक मुखिया रहा होगा, पुरातत्व विभाग का उस समय मुखिया रहा होगा, और उस मुखिया का जो नाम रहा होगा, उस मुखिया का नाम आप याद कर लेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। उनका नाम होगा एस.के. मार्शल। क्या नाम होगा? एस.के. मार्शल उनका नाम होगा, जिनके खुदाई के समय जिन्होंने कार्यभार को संभाला होगा। ये खुद कार्यभार नहीं संभालेंगे, ये भी अपना कार्यभार किसी दूसरे को दे देंगे, एक भारतीय को दे देंगे। तो वो भारतीय का नाम आपसे पूछा जा सकता है। जिस भारतीय का नाम था उनका नाम था डी.आर. साहनी। डी.आर. साहनी मीन दयाराम साहनी। आपको ये ध्यान रखना है, ये एक भारतीय रहे होंगे, इन्होंने इसकी खुदाई करवाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा प्लेस खोजा गया? सबसे पहले हड़प्पा मिला। 1921 में इसकी खुदाई हुई है। किसके कार्यभार में हुई है? अगर अंग्रेज की बात की जाए तो आपके एस.के. मार्शल होंगे, और भारतीय की बात की जाए तो दयाराम साहनी होंगे। आपको पता होगा जब आपके आसपास कुछ वस्तुएं निकलने लगे अगर, तो आपके मन में भी ये खलबली हो जाएगी कि क्यों ना हम भी अपने घर या मकान के आसपास चीजों को खोजें, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे मकान के पास भी कुछ वस्तुएं निकले। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ होगा, इस सिंधु नदी के एक दूसरे छोर पर एक दूसरा शहर निकला होगा, बहुत बड़ा शहर निकला होगा, जिसकी खुदाई की गई होगी। 6 पॉइंट आप याद कर लेंगे। 1922 में ये खुदाई की गई होगी। 1922 का समय रहा होगा, और ये हुआ होगा आपका मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, जो भी आप बोलते हैं। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा शहर निकला होगा, बहुत बड़ा नगर की व्यवस्था निकली होगी इसकी। इससे हमने ये आइडिया लगाया, इसका जो नगर निकल कर आया होगा, जो हमने देखा होगा, उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां भी मिली हैं हमें।
तो फैक्ट्रियों से हमने ये आइडिया लगाया कि शायद यहाँ पे व्यापार किया जाता होगा, और व्यापार करने की वजह से इसे हमने राजधानी का दर्जा दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजधानी कौन सी थी इनकी, तो मोहनजोदड़ो राजधानी थी, जिसका नाम मृतकों का टीला भी होगा। मैं अभी आपको इन सब का मैप बना के समझाता हुआ बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कब्रिस्तान पाए जाते थे, इनके मकान कैसे हुआ करते थे, इनके अंदर की कॉलोनियां कैसे थी। जैसे आप मेरे साथ में एक नक्शेबाजी से बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको तुरंत याद हो जाएंगी कि सर ने कहाँ पे किस चीज को डिफाइन किया है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। 1922 में मोहनजोदड़ो खोदा गया है, सिंधु नदी के दूसरे किनारे पर खोदा गया होगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया होगा, समय बीतते बीतते तरह तरह के छोटे छोटे गांव निकलते चले जा रहे होंगे, और उनसे चीजों से हमें ये आइडिया लगा होगा कि शायद ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता रही होगी। तो इसीलिए 1924 में ये घोषित हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। 1924 में विश्व में ये घोषित कर दिया गया कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता निकल चुकी है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता निकली, ये कब घोषित किया गया, ये घोषित किया गया है संसार में 1924 में। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता का नाम दिया गया, या सबसे पुरानी करके भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी या सबसे पुरानी करके सभ्यता आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी 1924। और ये इस समय कौन थे, तो अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे आप, उस समय भी अगर नाम याद रखें तो नाम याद रखेंगे मार्शल थे। तो मार्शल के समय में ये अनाउंस किया गया कि भारत में विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें पाई गई होंगी वो चीजें कुछ इस तरीके से पाई गई कि वो व्यापार दर्शा रही थी कि ये व्यापार ऑस्ट्रेलिया से भी किया जाता होगा, और शायद जो है मेसोपोटामिया वगैरह तक भी हमारा व्यापार किया जाता होगा। तो इससे हमने आइडिया लगाया कि शायद ये जो है सभ्यता हमारी जो चीजें पाई जा रही हैं उन चीजों से भी पुरानी है जो उन देशों में पाई गई होंगी। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। समय 1947, देश आजादी तक आते आते अगर हम बात करें, आपका 8th पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे। 1947 तक आते आते लगभग जो है भारत में 40 बड़े बड़े शहर खोजे जा चुके थे। 40 शहर खोजे जा चुके थे, जिसकी वजह से हमने ये भी आइडिया लगाया कि भारत में ये सभ्यता जो है एक बड़े लेवल पर निकलने वाली सभ्यता का रूप ले रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस सभ्यता में केवल आपसे कहा जाए, मैंने आपसे ये कहा कि केवल कंकाल ही नहीं निकले होंगे, मोतियां भी निकले होंगे, आभूषण भी निकले, खाने में पीने में अगर हम बात करें दालें भी निकली, जौ भी निकले, तरबूज के बीज भी निकले, खरबूज के बीज भी निकले। ऐसी चीजें निकली जो आज भी उपयोग में लाई जाती हैं। वो सारी वस्तुओं को देखते हुए हमने आइडिया लगाया कि शायद ये जो है सभ्यता निकलने वाली जो सभ्यता निकल रही है भारत में, ये विश्व की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी सभ्यता रही होगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। समय बीतता चला गया, बीतते बीतते समय हमने ये देखा कि भारत जो है आज 1947 के बाद 3 भागों में आपका जो सभ्यता निकल रही थी, जो पहले केवल भारत की सभ्यता बोली जा रही थी, ये सभ्यता 3 देशों में बट जाएगी। जिसपे आपको कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये सभ्यता कितने देशों में पाई गई। तो नंबर 1 पर आप भारत बोलेंगे, नंबर 2 पाकिस्तान, और नंबर 3 पर अफगानिस्तान। आप बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जब इन चीजों को आप याद रखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी साइट्स निकली लगभग हमारे यहाँ। तो भारत की अगर बात करी जाए, भारत में 925 साइट्स निकली। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 475 साइट्स निकली, और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में 2 साइट्स निकली। इस तरीके से लगभग 1402 साइट्स उस समय खोजी जा चुकी थी। इसका अंत हम ये नहीं कह सकते इसके बाद नहीं खोजी जा चुकी होंगी। भारत सरकार ने इससे खुदाई को रुकवा दिया। रुकवाने का कारण केवल एक यही रहा कि जैसे जैसे हम खुदाई करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमें शहर निकलना स्टार्ट हो रहे थे। कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसे भी आती, जिस क्षेत्र में आज आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि आपके उस मकान के नीचे आपके आसपास भी सभ्यता का विकास रहा हो। तो भारत सरकार को यही लगा कि अगर इस सभ्यता की खुदाई अगर जारी रखी जाए तो लोगों को बहुत परेशानियां होगी, क्योंकि लोग अपने मकान बना बनाकर वहां पर रह रहे हैं, घर बना बनाकर, बाजार बना बनाकर रह रहे हैं, तो लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको 3 देश बता दिए। 3 देश के साथ साथ भारत में कितनी साइट्स निकली है, 925, वो आपको याद हो गई होंगी। इसके साथ साथ कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत में ये कितने राज्यों में फैली हुई है। तो भारत में ये 7 राज्यों में फैली हुई है, आप याद कर लेंगे। तो भारत में राज्यों के नाम अगर पूछ ले आपसे
तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो राज्य अगर भारत के पूछे जाएं तो आपके 7 हैं। मैं 7 राज्य आपको बताता चला जा रहा हूं, आप ध्यान से याद कर लेंगे। जैसा कि अगर बात करी जाए तो सबसे ऊपर भारत के मैप से अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर चले तो हम जम्मू कश्मीर से ध्यान देंगे, जिसका नाम JK लिख दे रहा हूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहला नाम आपको याद हो गया जम्मू कश्मीर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आएंगे तो आपको पंजाब और हरियाणा देखने को मिल जाएगा, तो आप दूसरे स्टेट में याद कर लेंगे पंजाब और एक आप याद कर लेंगे हरियाणा। तो आपको पंजाब और हरियाणा करके 3 स्टेट के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसी के बराबर में हरियाणा के पास बात करें तो हमारा यूपी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो 4 आपको जो है राज्य याद हो गए। मैंने आपको 7 राज्यों का नाम लिया जिसमें से 4 आप याद कर चुके। नंबर 1 से स्टार्ट करिए हमने मैप से, भारतीय नक्शे से, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके बराबर में आए हरियाणा, हरियाणा के बराबर में आए आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अगर बराबर में आएंगे तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो राजस्थान और गुजरात मिल जाएगा आपका, एक राजस्थान एक गुजरात, और नीचे आपका मिल जाएगा महाराष्ट्र। इस तरीके से आपके 7 राज्य हो जाएंगे। 7 राज्य फिर याद कर लें, मैंने आपको क्या बताया, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब बोला मैंने आपसे, पंजाब के बाद मैंने आपसे बोला हरियाणा, हरियाणा के बाद मैंने आपसे बोला यूपी, यूपी के बाद आपको ध्यान रखना है राजस्थान, राजस्थान के बाद आप याद रख लेंगे गुजरात, और गुजरात के बाद याद रख लेंगे आप महाराष्ट्र। इस तरीके से ये 7 राज्यों में फैली हुई है। तो आपको मैं आशा करता हूं इतनी बात आपके आज क्लियर हो गई होगी, कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है, किस तरीके से अंग्रेजों ने काम किया है, किस तरीके से भारत में काम किया गया, जिसमें आपको मैंने केवल 2 क्षेत्र बताए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें मोहनजोदड़ो को हमने उस समय की राजधानी बोला होगा, राजधानी के कारण बता दिया आपको। कितने देशों में फैली हुई है आपको ये याद हो गया होगा, कितने राज्यों में फैली हुई है भारत में ये याद हो गया होगा, भारत में इसकी कुल कितनी साइट्स हैं वो पता चल गया आपको, पाकिस्तान में कुल कितनी साइट्स नहीं थी उस समय वो पता चल गया, अफगानिस्तान आपको ज्ञात हो गया। आज के लिए मेरे वीडियो में केवल इतना ही। कल जो हम आपको नया वीडियो लेकर आएंगे उसमें इनके रहन सहन के बारे में बताएंगे, इनकी कॉलोनियां कैसे थी, इनके नगर कैसे बसे हुए थे, वो चित्र के जरिए से हम आपको समझाएंगे। नगर, पहले नगर बताया जाएगा, इनकी कॉलोनी किस तरीके से रहा करती होंगी, मकान इनके कैसे बने हुए होंगे, मकान के बाद आप इनके जो घर रहे होंगे तो प्रत्येक घर के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, कहाँ कुआं बना हुआ होगा, कहाँ इनकी रसोई होगी, नाली कैसे बनी हुई होंगी, कमरे कितने होंगे, सीढ़ियां कैसी होंगी, दीवारें होंगी या नहीं है उनमें कमरों में। उसके साथ साथ हम बताएंगे कि ये कैसे सभ्यता रही है, यहाँ पे महिलाओं का दर्जा क्या रहा होगा, पुरुषों का दर्जा क्या रहा होगा। तो मैं आज आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।